नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है और आज हम बैठे हैं इन खबर नुक्कड़ में। आप जान रहे हैं कि 4 राज्यों के चुनावी परिणाम आ जाने वाले हैं। तमाम जगहों पर कहीं कांग्रेस ले रही है तो कहीं बीजेपी लीड लेती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ इन खबर के संपादक शंकर तिवारी सर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और नंदगोपाल सर हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आज हम बात करेंगे कि किसका पलड़ा भारी होने वाला है। सर, मौजूदा स्थिति क्या लग रही है? देखिए, अभी तक जो एग्जिट पोल आए थे और जो रुझान आ रहे हैं, रुझान ही हैं, उसमें तो वो ठीक-ठीक जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 140 के आसपास दिखाया जा रहा है बीजेपी को और कांग्रेस जो है 90 के आसपास हो गई है। इसी तरीके से बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में कभी कांग्रेस बीजेपी आगे हो रही है, दोनों आगे-पीछे हो रही हैं, लेकिन सीटों का अंतर वहाँ पे बहुत कम है। छत्तीसगढ़ के बारे में कहा जा रहा था कि कांग्रेस शायद वहाँ पे सरकार बना लेगी, अभी भी उम्मीद है क्योंकि कांग्रेस आगे चल रही है। और बात करें यदि राजस्थान की, तो राजस्थान में कांटे का टक्कर था, वहाँ पहले से ही ये बातें हो रही थी, एग्जिट पोल में भी, और जो ज़मीन पे गए थे वो भी बता रहे थे कि वहाँ पे बागी, निर्दलीय और छोटे दल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। तो बीजेपी वहाँ पे 100 के आसपास आगे चल रही है और कांग्रेस जो है वो 84, 85, 86 ऐसे आगे चल रही है। तो जो रुझान दिख रहे हैं वो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही जा रहे हैं। बात करें यदि तेलंगाना की, तो तेलंगाना में वहाँ 60 प्लस कांग्रेस आगे चल रही है और 45 के आसपास जो है बीआरएस आगे चल रही है। खुद जो वहाँ के सीएम हैं और बीआरएस के चीफ हैं केसीआर, वो चुनाव हार रहे हैं। अभी कुछ भी हारेंगे जीतेंगे वो तो जब अंतिम नतीजे आएंगे तब कहना मतलब हाँ, लेकिन 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं और एक ही स्थिति ऐसी आई थी कि दोनों जगह से वो पिछड़ने लगे थे। ठीक है, तो अभी देखना होगा कि क्या परिणाम आते हैं। सर, आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो छत्तीसगढ़ में कहा जा रहा था कि कांग्रेस की लहर है, लेकिन जो रुझान दिख रहे हैं उसको कैसे देखते हैं आप? जहाँ तक हिंदी बेल्ट की बात है, आज भी मुझे नहीं लगता कि माननीय प्रधानमंत्री के सामने कोई दूसरे दल का कोई नेता या उस औरे का या उस कद का नेता आज के समय में उनको कोई चुनौती दे पा रहा है। छत्तीसगढ़ के बारे में सारे जितने एग्जिट पोल थे और जितना मीडिया या जो भी लोगों की ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि कांग्रेस वहाँ अच्छी बहुमत से सरकार बनाएगी। लेकिन मैं तो यही मानूंगा कि मोदी जी के प्रभाव से, या मोदी जी ने तीनों जो हिंदी बेल्ट के जो स्टेट थे जहाँ चुनाव हो रहे थे वहाँ अपने हाथ में लिया, स्ट्रेटजी बनाई, अमित शाह जी ने उनकी मदद करी और उसी की देन है कि आज छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी उस पोजीशन में है कि वो सरकार बना सकती है। तो मुझे ही नहीं लगता कि अभी हिंदी बेल्ट में या जो उत्तर राज्यों में मोदी जी का कोई तोड़ किसी भी पार्टी के या किसी भी नेता के पास है। इसी वजह से छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की तरफ जा सकती है। तो जो छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी जो कहा जा रहा है कि पिछली बार देखा गया था बीजेपी को लेकर के, तो उस तरीके से क्या लौट सकती है सरकार में इस बार बीजेपी? बीजेपी की 15 साल गवर्नमेंट उस समय छत्तीसगढ़ में रही, लेकिन 5 साल जैसा सभी समीक्षा किया, जितने भी लोग या एग्जिट पोल बोल रहे थे कि बघेल साहब रिपीट करेंगे, लेकिन क्योंकि वहाँ छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में या मध्य प्रदेश में किसी भी स्टेट में आज के जो क्षेत्रीय नेता थे उनको मोदी जी ने आगे ना करके कंबाइंड लीडरशिप या अपनी लीडरशिप में चुनाव लड़ा और मुझे लगता है उसी की देन है कि तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे और बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही। सर, जब हम छत्तीसगढ़ गए थे तो कई लोगों का कहना था कि पीएम मोदी का चेहरा जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में नहीं चलने वाला है। भूपेश बघेल काफ़ी जुड़े हुए हैं, वहाँ के लोकल मुद्दे उन्होंने उठाए हैं छत्तीसगढ़िया को लेकर के। तो क्या वो छत्तीसगढ़िया के मुद्दे जो उठाए गए थे, हिंदुत्व का मुद्दा जो बीजेपी खेलती है, उस पर भी भूपेश बघेल जो है कड़े रुख रखते हुए नजर आए थे? देखिए, शुरू में ऐसा लगा था कि कांग्रेस काफ़ी आगे है। क्षेत्रीय मुद्दे, भूपेश बघेल का काम, खास तौर से धान खरीद को लेकर के, कर्ज माफ़ी को लेकर के, गोबर उठान को लेकर के और जो योजनाएं चलाई थी भारी दिख रहे थे। बीजेपी ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत पीएम मोदी का फेस आगे किया। एक नहीं, वो 2 चुनाव एक साथ लड़ी है। क्यों? क्योंकि वो लोकसभा चुनाव की भी तैयारी कर रही है और एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो कि विधानसभा में यदि कांग्रेस को वोट दे रहा है तो लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी के चेहरे को ही चुनता है। बाद के दिनों में आपने देखा होगा कि बीजेपी ने भी थोड़ी अपनी रणनीति में बदलाव किया। रमन सिंह के अलावा वहाँ पे चूंकि अभी उसने किसी फेस को डिक्लेयर नहीं किया है, अब पुराने नेता है रमन सिंह, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो देखे होंगे कि प्रधानमंत्री के मंच पे और प्रधानमंत्री जहाँ जहाँ जा रहे थे वहाँ रमन सिंह नज़र आ रहे थे। तो ये भी थोड़ा उन्होंने तब्दीली किया। लेकिन खास बात ये रही कि जो 7 नवंबर को पहले चरण का चुनाव था, उससे पहले जो बीजेपी संकल्प पत्र लेके आई थी, धान खरीद जो ये 2800 पे थे उसको बढ़ाकर 3100 कर दिया।
प्रत्येक विवाहित महिला को 12,000 रुपये देने का ऐलान कर दिया। यानी कि एक परिवार में यदि 3 महिला है, 4 महिला है, तो फिर 48,000 रुपये मिलेंगे, क्योंकि उनका जो कर्ज माफ़ी वाला ऐलान था वो भारी पड़ रहा था, क्योंकि किसानों ने कर्ज उठा लिया था ये जानते हुए कि चुनाव आने वाला है। तो एक तो इन्होंने जो बाद में ऐलान किया वो, दूसरी बात, आदिवासियों को साधने के लिए बीजेपी ने बहुत मेहनत की। प्रधानमंत्री खुद जिस तरीके से रांची पहुंच गए संदेश देने के लिए, उस कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया, आदिवासियों के बीच में गए, हर जगह आदिवासियों का विशेष तौर पर उल्लेख किया। तो पहले चरण का जो चुनाव था छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर वाला, बस्तर और दुर्ग के 20 सीटों पे, वहां पे देखे कि कांटे का मुकाबला है, जहां पे कि राजनांदगांव को छोड़ करके, रमन सिंह को छोड़ करके उसके पिछले चुनाव में कोई सीट ही नहीं मिली थी। तो इस तरीके से वहां पे 39 सीटें रिजर्व है, जिसमें से 29 आदिवासियों के लिए है। तो आदिवासियों को साथ लिया और युवाओं को साथ लिया, तो फिर उस स्थिति में तो यही स्थिति बननी थी जो बनती हुई दिख रही है। और इसका मतलब ये भी साफ है कि जो बीजेपी की रणनीति थी, चाहे पीएम मोदी का फेस हो, या आदिवासियों को साधने की बात हो, युवाओं को साधने की बात हो, साथ साथ योजनाओं का ऐलान हो, ये तीनों चारों फैक्टर काम किया है। एक चीज़ और, इन तीनों राज्यों में, हिंदी भाषी राज्यों में, तीनों राज्यों में भी मैं गया हूँ, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और राम मंदिर का तो रिप्लिका बना करके जगह जगह लगाए गए हैं, उनसे अट्रैक्ट करने की कोशिश की गई है। तो ये नहीं कह सकते कि कोई एक फैक्टर। बीजेपी की रणनीति इस मामले में कामयाब दिख रही है। बीजेपी ये भी संदेश देना चाहती थी कि उत्तर भारत, हिंदी भाषी राज्यों में अब भी प्रधानमंत्री मोदी का ही सिक्का चलता है, और वो साफ साफ यदि यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो दिख रहा है। तो मतलब कह सकते हैं कि पीएम मोदी का चेहरा अभी बरकरार है मैदान में, और जो वोट खींचने का जो है अट्रैक्शन है लोगों के बीच, वो बना हुआ है। मैं आपसे बोला ना कि बीजेपी एक नहीं 2 चुनाव लड़ा रही थी। ये लिटमस टेस्ट है, इससे सेमीफाइनल है। क्यों? बेशक आप याद कीजिए 2018 में ये तीनों राज्य बीजेपी हार गई थी। क्यों? कि मध्य प्रदेश में तो बाद में सत्ता में आई है। मध्य प्रदेश हारे थे, 109 सीटें आई थी। छत्तीसगढ़ हारे थे, 15 सीटें लेकर के सिमट गए थे। और ये राजस्थान हारे थे, 73 संभवतः सीटें इनकी आई थी। तीनों जगह हारे थे। अमित शाह से यही सवाल पूछा मैंने कि आप तो ऐसे ऐसे हो रहा है पिछला चुनाव, तो उन्होंने कहा कि पिछला चुनाव आप भूल गए हैं। नहीं, भूले तो नहीं है, तो हम तो तीनों हार गए थे। आप यदि हम विधानसभा चुनाव में कहीं कमजोर भी पड़े, तो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों अलग अलग मुद्दे पे होते हैं, उस समय हमारे पास पीएम मोदी का फेस होगा। और इन्होंने क्या किया कि सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए रिजर्व नहीं रखा उनको, विधानसभा चुनाव में भी वही फेस बना दिया। तो इसका बेशक हम लोग क्या है ना, जब एनालिसिस करते हैं तो देखते हैं क्या वजह हो सकती है, लोकल फैक्टर, लोकल नेता। लेकिन वो जब सोचते हैं, वो जब फीडबैक लेते हैं, सर्वे कराते हैं, तो पता चलता है कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। तो फिर किसको, तो मान लीजिए कि आप पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं, तो वहाँ गुटबाजी शुरू हो जाएगी। तो वो बहुत सोची समझी रणनीति के तहत ये काम किया, और उनकी ये रणनीति कामयाब होती हुई सी दिख रही है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या जो छत्तीसगढ़ में रमन सिंह का जो चेहरा है, वो इस बार अगर बीजेपी गवर्नमेंट में आती है, अगर बहुमत मिल जाता है, तो क्या रमन सिंह बरकरार रहेंगे सीएम? आपको क्या लगता है? नहीं, जैसा तिवारी जी ने कहा कि बीजेपी की स्ट्रेटजी जो है, वो सारे फैक्टर्स को देखने के बाद, होमवर्क करने के बाद वो चुनाव में उतरते हैं। वो देखते हैं कि आज के इस स्टेट में, इसी में से एक फैक्टर है कि सीएम पद का चेहरा, वो जो सीएम का चेहरा नहीं हो सकता, सीएम का चेहरा पीछे रखे, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, इवन चाहे राजस्थान भी हो। तो उन्होंने उन लोगों को, जैसे तिवारी जी कह रहे थे कि अभी मध्य प्रदेश में शिवराज जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, तो उन्होंने इवन शिवराज जी को भी पीछे रखा, जबकि उनकी काफ़ी योजनाओं की चर्चा पूरे देश भर में है। लेकिन बीजेपी दोनों चीज देखा जा रहा था, उनके खिलाफ भी विरोध की लहर थी और उनके पक्ष में भी था। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी, या मैं ये कहूँ कि अमित शाह जी मोदी जी के लीडरशिप में लेके, वो सब चीज़ें देखने के बाद ही चुनाव में आते हैं। ऐसा ही छत्तीसगढ़ में किया गया है। रमन सिंह जी के बारे में जो भी प्लस माइनस रहे हों, लेकिन वो रमन सिंह जी को फेस ना लेकर भारतीय जनता पार्टी को फेस लिया, माननीय मोदी जी को फेस लिया, उनके नाम पे वोट मांगा। और क्रेडिबिलिटी आज भी हिंदी बेल्ट में मोदी जी की बहुत ज़्यादा है, और उसी वजह से ये रुझान, ये जो परिणाम आने वाले हैं, उससे लग रहा है कि माननीय मोदी जी का आज के समय में हिंदी बेल्ट में कम से कम कोई उनका मुकाबला नहीं है। क्योंकि देश में, और दूसरी बात आपने जो हिंदुत्व की बात कही है, वो भी बिल्कुल दो राय नहीं है। क्योंकि और आज के समय में जो जनमानस है, जो इस देश का हिंदू है, वो ये जरूर समझता है कि भारतीय जनता पार्टी ही हिंदुत्व की बात करती है, हिंदुत्व को आगे बढ़ाने की बात करती है, सनातन को आगे ले जाने की बात करती है। तो हिंदुत्व
क्यों, यदि कोई रक्षा कर सकता है, हिंदुत्व को आगे बढ़ा सकता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है और उसका उसे लाभ मिलता दिख रहा है। चलिए, अभी जो रुझान आ रहे हैं सर, वो 45-45 सीट दोनों पार्टियों को मिलते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी को और कांग्रेस को। सर ने बताया कि हिंदुत्व का मुद्दा जो है कि बीजेपी उसकी रक्षा करती है। हमने जैसा कि बताया कि छत्तीसगढ़ में इसको लेकर के भी, और हमने कई जगह सवाल किए थे कि क्या हिंदुत्व का मुद्दा चलेगा इस बार, क्या ये काम करेगा। लोगों ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है, लोकल जो मुद्दे हैं लोकल स्तर पर वो ज़्यादा जो है प्रभावी हैं। और छत्तीसगढ़ में तो खैर भूपेश बघेल ने इसको लेकर के अच्छा खेला है इस मैदान पर। देखिए बात इस मैदान पर मुझे लगता है कि बीजेपी जो है वहाँ पर लोकल मुद्दे को लेकर कम रही इस मैदान पर। देखिए क्या होता है ना कि बीजेपी देखती है कि कहाँ पे कंकड़ डाल रहे हैं तो पानी में कितना उछाल हो रहा है। मान लें कि हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और राम मंदिर, मुझे लगता है कि इस बार इन तीनों मुद्दों में से राम मंदिर ज़्यादा काम कर रहा था, क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है और वो इमोशनल उससे कनेक्ट हो रहे हैं लोग। आप देखे होंगे कि नेताओं का आना जाना भी लगा हुआ है, तो जानबूझ करके कनेक्ट करके भी रखा हुआ है। अब जो आप लोकल मुद्दे की बात कर रहे हैं, ये इशू था और बीजेपी के बड़े नेता छत्तीसगढ़ के चुनाव में इस बात को लेकर परेशान थे कि इस कर्ज माफी का क्या जवाब दें। 2800 पे जो धान की खरीद हो रही है, इसका क्या जवाब दें। और बाकायदे उनकी एक मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग में मैं संयोग से चला गया था, तो वहाँ पे ये चर्चा हो रही थी। तो उन्होंने कहा था कि सिर्फ एक दिन और इंतजार कीजिए, एक दिन और इंतजार कीजिए, हम लेकर के आ रहे हैं संकल्प पत्र, उसमें इनका जवाब दे देंगे हम। उसमें क्या किया कि उठा के 2800 से 3100। बीजेपी ने कहीं भी सीधे सीधे कर्ज माफी का वायदा नहीं किया, क्योंकि किसानों ने वहाँ कर्ज ले रखा है, वो एक बहुत बड़ा इशू था। उसके जवाब में इन्होंने क्या कहा कि हम हर विवाहित महिला को 12,000 रुपये देंगे, चाहे घर में 5 विवाहित महिलाएं हों। तो उन्होंने कहा कि फिर इस रकम को जोड़ लीजिए कि 60,000 यदि हम दे रहे हैं तो 5 साल में ये 3 लाख हो रहा है। ये कहा। ये इसके अलावा कहा कि आप रोजगार शुरू करना चाहते हैं और लोन ले रहे हैं युवाओं के लिए, तो फिर क्या हम उस पर सब्सिडी देंगे। तो उस कर्ज माफी को इन्होंने इस तरीके से कवर किया और इनडायरेक्ट वे में डाल दिया और कई तरह से डाला, कई तरह से 3-4 वे में डाला। हाँ, और वो लोगों को कन्विंस किए कि हम ये 2800 का रहे ना, हम 3100 में आपका धान खरीदेंगे। तो दोनों इस चीज़ों पे इमोशनली भी जोड़ा और साथ में रोटी चाहिए, हाँ फाइनेंशियली भी जोड़ा। ये काम किया है बीजेपी ने। और चेहरे को लेकर के मान लीजिए कि रमन सिंह को नहीं बनाना है, 15 साल रह गए, आरोप भी लगे या उम्र भी वो चली है वगैरह वगैरह, तो चेहरे को लेकर के अभी कोई ऐसा चेहरा दिख भी नहीं रहा था, अब तय हो जाएगा। तो ये झगड़े से बचने के लिए भी, और ये भी है ना, यदि आप एक सेमीफाइनल खेल रहे हो तो जरा आजमा भी तो रहे हो ना। अच्छा, देखते हैं कि पीएम मोदी का जादू कितना काम करता है, आजमा भी तो लिए ना। ये पता चल जाएगा इस चुनाव से कि पीएम मोदी मैदान में कितना खरे उतरने वाले हैं 2024 के चुनाव में। हाँ, 2024 के चुनाव में। अब मान लीजिए कि तेलंगाना का उदाहरण लेते हैं, मिजोरम के लिए तो थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं कि एक नई पार्टी जेपीएम उभरी है, वो वहाँ पे उसको दिखाया जा रहा है कि शायद वो आ सकती है। तेलंगाना में क्या है कि बीजेपी इस बात पर भी संतोष कर सकती कि एक कर्नाटक था हमारे हाथ से निकल गया, साउथ में उतना जादू चला नहीं है। आप आज तक का इतिहास उठा करके देख लीजिए, कर्नाटक में ही तो ये आए हैं। और लोकसभा चुनाव ये 4 जीत लिए थे तेलंगाना में, विधानसभा की सीट 1 ही जीते थे ये तेलंगाना में। तो उसके हिसाब से यदि अपनी सीटें बढ़ा लेते हैं तो उसी में अपनी जीत देखेंगे। उत्तर भारत यदि इनका सुरक्षित रहता है तो ये मान के चलिए कि लोकसभा चुनाव में फिर से मोदी जी को हराना बहुत मुश्किल इनके लिए होगा। ये INDIA बना ले, पहले तो INDIA तब तक जाते जाते बिखर जाएगा, अभी बिखरा हुआ दिख रहा है, और ये चुनाव और अलग संदेश देगा। राजनीति संकेत और संदेशों से चलती है और ये संकेत और संदेश एकदम साफ है, यदि यही रुझान परिणामों में तब्दील होते हैं तो।